पाकिस्तान, जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। संडे आ गया है, कल मंडे होगा। मंडे को एक नया हफ्ता शुरू होता है। हफ्ते में ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि एक हफ्ता शुरू हो रहा है, काम करना पड़ेगा, लेकिन आई बिलीव एक नई शुरुआत इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। तो अगर आपका साल थोड़ा सा डेंटी पेंटी गुजरा और थोड़ा सा डेंटी पेंटी चल रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मंडे का आप लोग आगाज करना। और आज जो हमारे गेस्ट बड़े अच्छे से आपने उन्हें देखा होगा, बड़ी मशहूर शख्सियतों के साथ उन्होंने काम किया है, मोइन जी, उमर शरीफ जी, एंड ही इज अ ग्रेट कॉमेडियन। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं सलीम अफरीदी जी को। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर सलीम अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाल ऐसे ही है जैसे नजर आ रहे हैं। क्यों पर्पल पर्पल ये तो हाल नजर आ रहे हैं, और चाल भी ठीक है। तो पर्पल से चाल की क्या? हाँ चाल, तुसी किथे चल रहे हो? बस हम जहाँ कोई चलाना चाहे वहां चल। हसीना बुलाए तो आ जाते हैं। ओए होए, खैर वेलकम टू आवर शो सर। खुश रहे, और बहुत अच्छा लगता है, यू आर वन ऑफ द सीनियर कॉमेडियंस। लोगों ने काफी आपकी कॉमेडी देखी भी है और सुनी भी है। और आई बिलीव, आपको क्या लगता है वो जो एक शुरुआत की जो एक कॉमेडी थी और अभी की कॉमेडी में क्या फर्क है? देखिए, बहुत सारा फर्क आ गया सोशल मीडिया के आने के बाद। लोग अजीब से हो गए हैं, हर बात को कॉमेडी समझते हैं। हर गंदी बात थोड़ी कॉमेडी होती। कॉमेडी तो वो थी, मोइन अख्तर करते थे, उमर भाई करते थे, फिर हम करते हैं। और मेरा अल्लाह का करम यह है कि मैं उसी रिवायत को जारी रखते हुए अपने ज़ाती कंटेंट तैयार करता हूँ और फिर उसके बाद करता हूँ, वो मकबूल भी होते हैं। ओके, तो आप बताएं, जो उस वक्त की एक जो मीडिया का एक ज़माना आप लोगों ने देखा जहाँ कोई सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन तो लोग को लगता था फ़ोन दिखाने के लिए एक फ्लेक्स होता था, या फिर बस इस्तेमाल मैसेज या कॉल इन चीज़ों के लिए। लेकिन कभी किसी ने सुना नहीं था कि एड्स आएंगी। अखबार में पहले एड्स होती थी, मैगजीन्स होती थी। तो उस और इस दौर में फ़र्क क्या है? बात ये कि अब बेलगाम हो गया सारा कुछ ना सोशल मीडिया के आने के बाद। और वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ फ्लॉप होने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितनी कोई बुरी चीज़ हिट हो जाए, जैसे चाहत फ़तेह अली। तो इसी तरह के चाहत फ़तेह अली कॉमेडियन आ गए हैं, तो उस काम से बरकत उड़ गई है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वल्गर करने से लोग समझते हैं व्यूज़ बन जाएंगे, लेकिन आप अपना चेहरा भी ख़राब कर रहे हो, शहर का भी, कौम का भी। ओके, जब बात होती है अलग अलग लोगों की, तो डोंट यू थिंक हमारी सोसाइटी का भी एक बहुत अहम रोल है? जी, क्योंकि वो इन चीज़ों को चूज कर रहे हैं। जिस तरह आप देखते हो इंडियन फिल्म्स में भी कॉमेडी में 5-6 गालियां होना, बदतमीजी होना, उसको हमने कॉमेडी पर ले आए हैं। और जो लाहौर में जो अभी कॉमेडी बैन हुई थी, लोग वहाँ उन्होंने स्टेज डांसेस को ज़्यादा प्रमोट किया था कॉमेडी की जगह पर। तो आप बताएं, ये जो एक पुरानी जो कॉमेडी है, इट्स डाइंग थोड़ा थोड़ा कर। नहीं, आप जब कंटेंट होता है ना तो वो फिर बिकता भी है। लेकिन जब आपके पास कंटेंट नहीं होता, रियल कॉमेडी जैसे बोलते हैं, तो फिर आप ऐसी चीज़ें लाते हो। और जो लाहौर में जो जूनियर फनकार जिस तरह का वल्गर बोल रहे हैं और जिस तरह के रक्स हो रहे हैं, तो वो एक थिएटर को ही कोई और रंग दे दिया गया है। तमाशबीन आने लगे ना, उसी तरह की ऑडियंस आपको मिलती है, उसी तरह के लोगों में आप हिट होते हो। इंडिया में ये है कि इंडिया में मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, जिसमें एक तबका ऐसा है जो आर्ट फिल्मों के नाम पर तो इस तरह के बोल्ड चीज़ें पेश करता है, लेकिन वहाँ भी एक हद है। अभी आपने सुना होगा, इंडिया का एक बहुत बड़ा यूट्यूब का प्रोग्राम वो बैन लगा है और एफआईआर दर्ज हुई है, सारे के सारे उनको डिलीट करने पड़े। करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं, लेकिन एक हद होती है, इंडिया में भी एक हद है। उस हद के बाद तो हद क्रॉस हो जाए तो फिर काम मुश्किल हो जाता है। तो आपका सारा कैरियर, क्योंकि जब आप वल्गर करते हैं तो स्टार्ट में वल्गर करते हैं, वल्गर का एक लेवल होता है, फिर आप जब मुसलसल यानी गाली के बाद बड़ी गाली आपको देनी है, उससे फिर बड़ी गाली देनी है, तो वल्गर का कोई वो नहीं है, हद नहीं है। मैंने भी उस शो की कुछ क्लिप्स देखी,
वो तो एक होता है एक क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, जी। मुझे ये लगता है। और जिस तरीके का मजाक हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा माँ बाप और वो कॉमेडी कम गलाजत बहुत थी। भाई वो ऐसा लग रहा था जितना गंदा जवाब, जितना गंदा चीज उतना हिट। इट्स सैड टू सी कि जितने गंदगी में हम उतरते जाते हैं उतना डिजिट्स बढ़ते जाते हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया का यही तो अजाब है ना। अब बात यह है कि हमारे कॉमेडियन भी एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और सिर्फ हिट होने के चक्कर में और वायरल होने के चक्कर में हमारे तो मौलवी भी गलती कर जाते हैं। तारिक मसूद साहब से तो ज़ाती शिकवा है मुझे कि मेरी जो चल कराची वाली शायरी है, और मुझे तो अब पता लगा, मुख्तलिफ लोगों ने वो क्लिप भेजे कि मुफ्ती साहब ये अपने व्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। अमेरिका गए थे, अमेरिका टूर में मुख्तलिफ व्लॉग उनके वायरल हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ उसमें जनाब अली मेरी वो चल कराची वाली शायरी वो किसी और आदमी से सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये शायरी तैयार की है और क्या शायरी है, और वो बड़े फ़ख्र से बोल रहा है मैंने जब जहाज़ में सुनाई और मैंने ये की वो की वो की। फिर वो शायरी सुनाते हैं कि चल कराची चल कराची चल कराची चल, लालू खेत यहाँ का दिल है देख ज़रा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके, कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल। पूरी शायरी है मेरी इसमें, जिसमें कराची के मसले मसाइल भी है कि लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा मुहाल, कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल, जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची चल कराची चल। मेरे ख्याल से ये कुछ शेर वो खा भी गए थे। और आखिरी शेर है कौमी यकजहती और कराची के हवाले से इसमें था कि पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदागाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, और जिए सिंधी सराय की बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी, महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल, चल कराची चल करा। वो साथ भी नहीं, ये पूरी शायरी कुछ शेर हज़फ करके और जनाब वो सुनाए और मुफ्ती साहब तारीफ़ें कर रहे हैं, वाह वाह। हालांकि मुफ्ती साहब ने खुद मेरे से कई मुलाकातें हुई, उन्होंने एक शो में अवार्ड शो में सुनी भी हैं। तो बताएं आप इंडिया गए थे? मैं हिंदुस्तान गया। ओके, आप इंडिया गए थे शो, और आपने शोज किए वहाँ? मुख्तलिफ 3 चैनल्स पे मैंने काम किया। मैं आखिरी दिनों में मैं इंडिया जाने के हक़ में नहीं था क्योंकि वहाँ जूनियर फ़नकार जा रहे थे। फिर जनाब हुआ ये कि वो जूनियर फ़नकार ने वो और तो कोई कंटेंट क्रिएटर था नहीं, मेरे जो आइटम थे मेरी FM WR कैसेट के, वो जनाब वहाँ वो करने शुरू कर दिए, अवार्ड ले रहे हैं और ये ले रहे हैं। बजाय वो कौन थे? वो हमारे यहाँ की बहुत सारी जोड़ियाँ हैं। नहीं आप बता दें, क्यों नहीं? अगर आपकी कंटेंट है, आपका हक है, यू शुड टॉक अबाउट इट। नहीं, वो दुनिया जानती है। वो हमारे जूनियर्स थे, लेकिन अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है जो 1 मैन शो, हाँ जो अल्लाह के करम से मैं करता हूँ, लेकिन अब थिएटर के सारे जूनियर सीनियर जब 2-1 आदमी मिल जाए तो ड्रामे का सीन कर रहे हैं और मेरी कॉमेडी बेइंतहा की है उन्होंने। तो जब वहाँ के प्रोड्यूसर को पता लगा पंकज, तो फिर मुझे यहाँ लेने आया, बाकायदा कन्वेंस किया। मैंने कहा मैं जाना नहीं चाहता, मेरे सारे आइटम्स कर चुके हैं वो। लेने का नहीं, जब आप करोगे तो क्या होगा। हाँ, पर कौन थे वो जिन्होंने ये किया है? बहुत सारे हैं, कोई एक नाम बता दो। मैं मकसद अब जोड़ी कह देना ही काफी है। जोड़ी में जोड़ी कौन की थे? जो इस्तिलाह है वो उन्हीं से शुरू हुई थी। ये बरकत उज़्मी की जोड़ी तो बाद में मशहूर हुई है। ओके हसन और सुहेल जी? नहीं, वो नाम अगर आप लेने चाहती हैं, वो अपने बच्चे हैं, शागिर्द हैं, हम नहीं चाहते कि नहीं, पर आई थिंक इशारतन बात कर देना। जोड़ियां इतनी है किसको क्या पता। अली हसन इरफान मलिक जी, अली हसन इरफान मलिक हमारे बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने नहीं की ना, बेशुमार जितने इंडियन में गए कॉमेडियन, सीनियर और जूनियर, सिवाय एक रऊफ लाला के, हर एक ने कोई ना कोई मेरे जुमले कुछ ना कुछ बोला। ओके, रऊफ भाई के अलावा बात थोड़ा शकील सिद्दीकी परहेज कर लेते था, लेकिन एक आध जुमले सब कुछ लोगों ने बोला है। फिर उनको पता लगा जब प्रोड्यूसर को और कि ये कॉमेडी कर किसकी रहे हैं, वो पता चला जो मेरे 50 वॉल्यूम FM WR के आए हुए थे वो ले जा के खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी जुमले बता रहे हैं। हमारे बड़े सीनियर्स कॉमेडियन हैं। तो फिर वो मुझे लेने आया, मैंने नखरे किया, फिर उसने मेरी डिमांड पूरी की। मैं पहला आर्टिस्ट हूँ जो मैनेजर गया उस शो में,
और वहाँ मैंने काम किया। और फिर जनाब दूसरा चैनल एक मिल गया, फिर कॉमेडी सर्कस मिल गया। और कॉमेडी सर्कस अचानक मिला इस तरह से कि कपिल शर्मा वो उस शो में था सेकंड सीजन में, तो लेकिन उसको पिछले जो उसके चैनल था उसने केस कर दिया कि नहीं ये तो हमारे पास कांटेक्ट में है। तो फिर मुझे इमरजेंसी में बुलाया, फिर मैंने वो काम किया और एक सीज़न किया पूरा मैंने। ओके तो आप मुझे बताएं, आपने इतना माशाल्लाह काम किया है और ये सारी चीज़ें बहुत जिस तरह आजकल के जो कॉमेडियंस आप देख रहे हैं वो पैसे बहुत बना रहे हैं, ठीक है। डोंट यू थिंक आप लोग के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है? नहीं देखिए, हम बिन इंडोर्समेंट्स के लिए मुझे ये बताएं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि रऊफ भाई या किसी सीनियर को ऐड किया है। ज़्यादातर ये होता है कि वो जो टिकटॉक या वो जो दूसरे जो बच्चे हैं उन्हीं को ही ला रहे हैं और उनको ठीक ठाक अमाउंट भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं भी हूँ, मेरा अपना चैनल है सलीम हाफिज़ी डिजिटल, तो यूट्यूब पे तो अभी नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल और सोशल मीडिया के हवाले से कई। तो मैंने अभी पिछले दिनों एक कमर्शियल किया है, तो मुझे भी इस तरह की ऑफर्स होती रहती हैं। अल्लाह का करम ये है कि मैंने शोबिस के मुख्तलिफ शोबों में, आपने मेरे शो में आप खुद भी आई होंगी, अब तक पिता हजरात जी होस्टिंग की है, कॉमेडी की है, अभी पीटीवी की एक सीरियल कर रहा हूँ, कई संजीदा रोल भी मैंने किए हैं और वन मैन शो भी, स्टैंड अप कॉमेडी अभी जापान से होके आया हूँ। जापान में कौन सी कॉमेडी हो रही थी बताएं? जापान में पाकिस्तानी हवाले से बहुत कॉमेडी, यानी पाकिस्तानी 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी है जापान में और 90% की बीवियां जापानीज है। हाँ जी, और वही कमीज शलवार में, कुर्ता शलवार में, और जनाब अली जिस तरह का ड्रेस आप पहनी हुई है इस तरह के ड्रेस में भी वहाँ वही पहली दफ़ा मैंने देखा था। तो पाकिस्तानी औरतें पाकिस्तानी होते हैं, मुझे तो वहाँ सिफारत खाने बुला के ऑनर भी दिया गया, मुझे शील्ड भी दी गई। तो वहाँ पाकिस्तानी पाकिस्तान में किसी ने आपको कोई अवार्ड या कुछ ऐसा दिया है? ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे जो एज ग्रुप के आर्टिस्ट हैं उनमें मैं वो शायद वाहिद आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि उसके बाद वो निगार अवार्ड बंद हो गए। तो मुझे अपनी ऑडियो कैसेट FM11 अस्सलाम अलैकुम लालू खेत पे निगार अवार्ड 2000 में मिल चुका है। तो वो बुनियादी है, बाकी बेशुमार अवार्ड से तो अलमारी भरी पड़ी है। चलो जी, दैट इज वेरी नाइस। इनकी जिंदगी के बारे में हम जरूर जानेंगे और आगे क्या हो रहा है, आप लोग की जिंदगियों में क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। Welcome back and yes you guys are watching 21mm and yes हमारे जो मेहमान है सलीम अफरीदी जी। जिस तरीके से आप लोग को पता है दर आज संडे है एंड संडे को हर इंसान चाहता है कि रिलैक्स होकर बनाए। आप बताएं वैलेंटाइंस डे चाहता है आदमी रिलैक्स हो, क्योंकि सैटरडे को तो होता ही नहीं है ना, थक ही जाता है। जब मंडे करीब होता है ना तभी ज्यादा नींद भी आती है, ज्यादा थकन भी महसूस होती है, डंडे पड़ने चाहिए। एब्सोल्युटली। कभी आपके साथ हुआ है कि जब काम नहीं हो आपकी आंख 8-9 बजे खुल जाए? नहीं, वैसे जब काम होता है तो आंख खुलती नहीं है 12 बजे तक। बस बात यह है कि जब मेरा काम होता है ना, अगर मैंने 11 बजे पहुंचना है तो 8 बजे अगर आंख खुल गई फिर नहीं सो पाता मैं। वैसे तो हम 12 के बाद ही उठते हैं, लेकिन जैसे आज मेरी एक शूट थी, पीटीवी का सीरियल कर रहा हूँ, तो उसका एक सीन आके करा दो 11 बजे, लेकिन मेरी आंख 8 बजे खुल गई और फिर उसके बाद जनाब अली वो मैं वहाँ पता चला कि सीन 2 बजे हुआ है। 11 बजे मैं वैसे मैं लेट ही पहुँचता हूँ, लेकिन 11 बजे शूट थी तो जब तक जागते ही रहा और फिर जनाब सीन भी कराया, फिर आपके पास यहाँ थैंक यू सो मच। आप बताएं आपने क्या किया वैलेंटाइंस डे पर? को मैं बात बताऊँ, प्यार मोहब्बत का तो हमारे जैसे हम पठान लोग हैं और हमारी फैमिलीज में हमारे अब्बू में भी था और ये था, हम लोग इजहार नहीं करते ना बच्चों से, ना उस तरह का इजहार नहीं होता। पर क्यों आपको नहीं लगता कि ये जो बुढ़ापे में लोगों ने कर लिया वो एक टॉक्सिक चेन अगर आप कर रहे हो, आजकल के बच्चों को अगर आप इजहार नहीं करोगे तो प्यार कैसे होता है? मर्द वो होता है जो हर चीज इजहार करता है। बस हमें ये है कि जैसे मेरी अपनी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो लेकिन हम अंडरस्टूड है वो मोहब्बत शायद इजहार करने वालों से भी ज़्यादा हो, लेकिन हम उस तरह इजहार नहीं कर पाते।
लेकिन कभी ऐसा इवेंट आ जाए, कोई मौका आ जाए। अभी मैंने एक थिएटर प्ले किया था और जाहिर आप जानते हैं थिएटर से हमारा ताल्लुक है, तो मैंने ये फेस्टिवल में आर्ट्स काउंसिल में एक ड्रामा किया और वो ड्रामा कोई इनकलाबी ड्रामा था। उसमें मैंने तारीख में पहली दफ़ा 5 कैरेक्टर किए, तारीखी कैरेक्टर, जॉन एलिया, राहत इंदौरी और जनाब जनरल मुशर्रफ। और फिर वो आलम बाला में तकरीब थी, पीके था, केपीके का पीके, पठान पीके बना था। फिर मैं रियल में था, तो वहाँ मेरे चीफ गेस्ट शहजाद रज़ा भाई थे। तो क्योंकि आलम बाला में एक शो हो रहा है जिसमें हमारे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको मैं लेकर आया था। फिर वो चीफ गेस्ट शहजाद रज़ा थे ही नहीं, मेरी बेगम इत्तेफाक से पहले ही लाइन में बैठी हुई थी, तो मैंने उस शो में अपनी बेगम को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया वो अवार्ड देने के लिए। और फिर मैंने बेगम की जो खुसूसियात होती हैं या थी मेरी बेगम में हैं वो गिनवाई और उसके बाद मैं रुआंसा हो गया। और ऑडियंस भी, ख़वातीन हॉल में बैठी, सारा कॉमेडी ड्रामा था, लेकिन वो ऐसी रियलिटी हुई कि मैंने जिस तरह बेगम की खिदमात को गिनवाया तो मेरी भी आंखों में आंसू थे और हाजरीन की भी आंखों में आंसू थे। और लोगों ने बेपनाह इज़्ज़त दी कि यार औरत को इतनी इज़्ज़त, भाई ये मेरी मोहब्बत अचानक था, ये सब इजहार जितना भी हो गया सब अचानक हो गया। वरना तो दिल में दबा रहता है। बेगम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारी भी। मेरी 2 बच्चे हैं, दोनों की शादियाँ हो गई हैं माशाल्लाह। और दूसरी बेटी के हवाले, उसके यहाँ भी अभी लास्ट वीक बेटा हुआ है माशाल्लाह। तो कांग्रेचुलेशंस। कैसा लगता है दादा नाना बनकर? पता नहीं जवानी में नाना बन जाना कैसा लगता होगा। मैं तो मेरी बच्ची, मोहब्बत कब हुई आपको? मोहब्बत मुझे तो सिर्फ अपनी फैमिली से ही रही है, माँ से रही है, बहनों से रही है। नहीं, पर पहली मोहब्बत बेगम से, बच्चों से। पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत तो माँ से ही है। लेकिन मैं मोहब्बत को नहीं समझता इस काबिल कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी भी की जाए। क्यों? नाकाम हो गई ना मोहब्बत। क्यों नाकाम? मोहब्बत तो यह है कि जिससे हो जाए उससे शादी ना करे तो सारी जिंदगी मोहब्बत रहे। नहीं, ये तो नाइंसाफी है ना। फिर आप मोहब्बत सारी जिंदगी उससे करोगे तो बीवी से क्या करोगे? अरे बंदे को प्यार हो जाए और शादी कर ले उससे, तो शादी के बाद जब 2-3 बच्चों के कपड़े, जूते, जो चप्पल लेने निकलता है तो बंदा सोचता है इससे अच्छा कमारा ही रहता तो अच्छा था भाई। ये महंगाई के दौर में तो मोहब्बत तो मैंने, मेरी अपनी जो मर्जी थी वो मेरी वालदा की पसंद, कि वालदा और बहनों को जो पसंद होगा वो मैं करूँगा। और मैंने मोहब्बत कर भी ली तो मैंने शादी, मैं तो बाहर तो एतबार ही नहीं कर सकता। तो जब आपने शादी किस उम्र में की है? मेरी पहली शादी अच्छी खासी उम्र में हुई थी। किस उम्र में? समझ ले 30 के बाद। 30 के बाद, ओके। पहली शादी? हाँ। फिर दूसरी तकरीबन 40 के बाद हुई थी। 40 के बाद? पहले इंतकाल कर गई थी मेरी। बात खुली गई है तो बता दूं, वो मिसेज भी बड़ी अच्छी थी, वो बच्चियां दोनों उन्हीं की थी। ओके। तो मेरी ये कज़न थी, फिर मैंने सेकंड मैरिज, बच्चियां छोटी थी तो फ़ौरन ही कर ली थी। तो फिर माशाल्लाह धूमधाम से शादियां की। मेरी बड़ी बेटी यूके में रहती है और वहाँ पढ़ भी रही है। अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर रही है। तो दूसरी बेटी यही तो है। आप मुझे बताएं, एक इंसान को खोकर जिंदगी को बढ़ाना मुश्किल होता है? फनकार जो है ना बड़े से बड़े, क्योंकि आप लोग दुनिया को हंसाते हो। और अगर आप देखो जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, गम तो आपने बहुत देखे होंगे और महसूस भी किया मेरी वो वाइफ 2 साल हुए थे शादी को, मेरी पिछली वाइफ को, और उसके बाद उसे कैंसर हो गया। और उसी कैंसर के दौरान स्टार्ट में ही मेरी सेकंड बेटी जो पैदा हुई, 5 साल मैंने इलाज कराया एक कैंसर ज़्यादा पेशेंट के साथ, जबकि मैं बड़ा लाउबाली सा, घर का छोटा और ये हल्का जो अपनी मर्जी आए वो कर रहा होता था। लेकिन वो जिम्मेदारी पड़ी, 2 साल हुए थे, लेकिन ज़ाहिर मोहब्बती बीवी है वो, मेरी बच्चों की माँ है, तो मैंने उसका पल पल ख्याल रखा, कोशिश की, जो कमाता था उसको। अब एज ए कॉमेडियन, एक बीवी कैंसर में या हॉस्पिटल में पड़ी है और बहुत बुरी कंडीशन में, बाद में तो बहुत बुरी भी हो गई थी। 3 दफ़ा उसको केमियोथेरेपी हुई है, 3 दफ़ा कैंसर हुआ। तीसरी दफ़ा जब हुआ तो वो कहने मुझे उम्रा करा दे, मेरा इलाज वही है। वहाँ से आने के बाद इंतकाल कर गई। लेकिन हॉस्पिटल में और एक कंडीशन बिगड़ती चली जा रही है, मुझे लग रहा है मैं बीवी खो रहा हूँ। और फिर मैंने कमाना भी, जाकर आपको एक मुस्कुराहट दिखानी है, हाँ वहाँ कमाना भी है, वहाँ किसी को नहीं बताना
कि मेरी बीवी इस पोजीशन में, मैं ओवर हंसा रहा हूँ, ज़्यादा हंसा रहा हूँ। यानी वो 15 मिनट या आधा घंटा मैं भूल गया सब कुछ, और मैंने हंसाना है क्योंकि यहाँ से मैंने कमाना है, सुबह हॉस्पिटल में जमा कराना है। तो इस तरह के ये लम्हात आए, लेकिन फनकार पता नहीं इतना हसास होते हुए भी ढीठ होता है या क्या होता है, मैंने सारे सदमे खुशदिली से बर्दाश्त की, क्योंकि अल्लाह की हिकमत, अल्लाह का इम्तिहान, मैं सब कुछ को समझता, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। आप बिल्कुल, आई बिलीव कसूर बीमारी के उसमें किसी का कसूर नहीं और मैं ताज़ा हिट हुआ था, शादी कर ली थी, पैसे ताज़े आने शुरू हुए थे, शादी में खर्चा किया, अच्छे शहजादों की तरह शादी की। फिर 2 साल बाद जब नॉर्मल हुए तो फिर जनाब ये मसाइल शुरू हो गए। लेकिन मैं सब अल्लाह की हिकमत समझ के, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझ के उसको पूरा करता है, मेरा कोई कसूर तो आप नहीं। बताएं, आपने कोई डिप्रेशन और इन चीजों से आप नहीं, कुछ भी नहीं। इतना कुछ देखा जिंदगी में, फिर भी कुछ भी नहीं। हाँ, मेरी डिप्रेशन तो होगा ना। हाँ, नहीं, सदमा चल रहे थे दिल में, कहीं एक है, लेकिन अब वही बात है कि हम पठान है, मोहब्बत और सदमे का इजहार भी नहीं कर सकते। नहीं, तो आप मुझे बताएं, ऐसे इस तरह इस सोसाइटी ने ये प्रेशर क्यों बना दिया है कि मर्द कमजोर नहीं दिख सकता, मर्द को दर्द नहीं हो सकता, मर्द इजहार नहीं कर सकता, क्यों? वाई? क्योंकि फिर हम मर्द से उसकी जिंदगी नहीं छीन रहे। देखिए, कि वो पैसा भी कमाए, वो फरमाइशें भी वो पूरी करे, घर का बोझ भी वही उठाए। माँ और बीवी में अगर लड़ाई हो तो मर्द की ज्यादा बैंड बजती है, क्योंकि वो चूज नहीं कर सकता कि एक तरफ उसकी माँ एक तरफ उसकी बीवी है। तो उसको रोबोटिक क्यों बना देते हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। बात ये कि मर्द की एक फितरत, उसकी शख्सियत और घर का सरबरा, घर के सरबरा की हैसियत से तो उसे अपना हौसला बरकरार रखना पड़ता है, दिल बड़ा रखना पड़ता है, और उसने सबको लेके चलना है कि सदमा। अब औरत की जहाँ तक बात है, आप मेरी जो फौत है होने वाली मिसेस थी, वो इतनी, हालांकि 22 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, 24 साल की उम्र में कैंसर हो गया। वो लड़की इतने कॉन्फिडेंस से बात करती थी, इतने कॉन्फिडेंस से बकिया 5 साल उसने जी है कि वो डॉक्टर से खुद बात करती थी, और खुद डॉक्टर खुद परेशान हो जाते थे कि यार ये औरत तो मरने वाली है और उसकी इतने कॉन्फिडेंस से ये सवाल कर रही है कि फला ये वो बीमारियों की लैंग्वेज और दवाइयों की लैंग्वेज सब जानती थी। तो वो हिल जाते थे डॉक्टर भी। लेकिन मेरी बीवी इतनी मजबूत, वो मुझे कहती थी मेरा कॉन्फिडेंस आप हैं, और बस आप हैं साथ तो मुझे कोई काम नहीं है, जो रब ने लिख दिया वो होगा। तो वो माशाल्लाह उस औरत में भी बहुत, यानी लड़की, एक उसको कैंसर हो गया है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। लोग टूट जाते हैं, लोग उस चीज को फेस नहीं कर पाते। आप देखिए, केमोथेरापी के बाद फिर वो सही हो गई, तो फिर उसने मुख्तलिफ मेमन फाउंडेशन से मुख्तलिफ ये शीशों पे पेंटिंग और इस तरह के डिज़ाइनिंग नमूने ये वो बनाया, आज भी मेरे घर में लगे हैं। उस बीमारी के दौरान उसने वो वर्क किया। और वो आई बिलीव एक माँ, क्योंकि वो एक बीमारी भी चल रही थी और साथ साथ वो एक माँ भी थी। माँ आई बिलीव बच्चों को छोड़कर जाना ना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल काम है, और वो किस तरह सोचती थी। उसने मुझे परेशान भी नहीं होने दिया। सिर्फ एक बात की थी, मैं तो मर जाऊंगी तो आप तो दूसरी शादी कर लोगे। बताएं। मैंने कहा तुमसे अच्छी अगर मिली तो मैं कर लूँगा, क्योंकि बच्चे छोटी थी। हाँ। तो पता ये चला, फिर मेरी एक कज़न से मेरी बहनों ने रिश्ता कराया। मैंने कहा ठीक है, और ज़ाहिर है वो भी शादी से पहले तो बहनों ही की तरह थी। तो अब पता ये चला, और उसके बाद उस बेगम ने आज निभाया ऐसा है कि शहजादियों की तरह शादियाँ की, और आज भी सब कुछ नवासों की देखभाल भी वो कर रही होती है, फ़ोन पर कर रही होती है, इंग्लैंड वाली से यहाँ वाली। तो ये सब वो बेगम ने निभाया। बाद में पता चला, मेरे पिछले सालों ने बताया कि भाई वो फरजाना इसी का जिक्र करती थी कि मेरी बच्चियाँ अगर पाल सकती है तो ये पाल सकती है औरत, और मैंने उसी से शादी की। तो फिर पाल के दिखाया उसने, और ऐसी औरत माशाल्लाह। ओके, तो आप मुझे बताएं, आखिरी जो जैसे एक गुड बाय वाला स्टेज होता है, तो आपको उन्होंने कुछ लफ्ज दिए, बोले, या कुछ ऐसा मोमेंट जो बिल्कुल आपके दिमाग में छपा हुआ हो? बात ये है कि फिर वो मुसलसल बीमार, फिर वो गुर्दों में भी इन्फेक्शन फैल गया। अब हुआ ये है कि जब मैं एक हॉस्पिटल बदलना पड़ा गुर्दों के लिए, ताकि इसका भी टेस्ट हो सके, और यहाँ तक बात पहुँच गई है। जब उस हॉस्पिटल में हम ले जाने लगे और रूम में दाखिल कराया,
तो एक हॉल में चीखों की आवाज़ आ रही थी। हॉस्पिटल में एक औरत चिल्ला रही थी, करवा रही थी बहुत, और पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। तो मुझे भी बुरा लग रहा था, मेरी बीवी अभी आई है और जनाब ये हाल, ये मेरी बीवी की भी यही कंडीशन है। मैं उससे कई दिन से मैं घर भी नहीं गया था, तो मैंने कहा वो मैं बड़ा एक अजीब से उसमें था, कंडीशन में था, उसने मेरी हालत देखी। मैंने कहा मैं घर हुई हूँ और थोड़ा ना वहाँ, हाँ। तो मैंने कहा बच्चियाँ लाऊं, तो कहती नहीं 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 बच्चियाँ नहीं ला रहे। अब मैं घर गया हूँ, मैं नहाया धोया, नमाज़ पढ़ी, नमाज में अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ ये चीखना, ये दर्द मेरी बेगम को नहीं देना। मैंने इतना इलाज कराया, 5 साल इसके लिए लग के, कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी काम में, इसलिए थोड़ी कि आखिरी वक्तों में इसको तकलीफ हो। मेरा मियाँ अल्लाह मियाँ ये तकलीफ नहीं देना, ये तकलीफ, क्योंकि वो बाद में पता चला आधे घंटे बाद वो औरत मर गई थी। अल्लाह। तरह चिल्लाने के बाद मैंने कहा ऐसी मौत नहीं चाहता मेरे अल्लाह मियाँ, ये तो अजीब हो जाएगा, ये कुछ नहीं, बस सजदों में कि इसके लिए आसानियाँ करना, इसके लिए आसानियाँ करना। मैं उठाऊँ और फिर मैं जब चला हूँ हॉस्पिटल की तरफ, तो रास्ते में फ़ोन आया, कहाँ है, ये बुला रही है फरजाना। तो पता चला वो आखिरी हिचकियाँ ले रही थी। मैं हॉस्पिटल गया हूँ, उसके रूम में दाखिल हुआ हूँ, वहाँ उसने दम दिया है। तो आखिरी इंतज़ार मेरी आवाज़ सुन के ही वो आखिरी वो आधे पौन घंटे उस कर्म में होगी। तो लेकिन वो चिल्लाई नहीं औरत, और पूरे 5 साल उसने ज़रा सा भी कोई हल्का फुल्का, कभी जब इतला सुनती थी कि हाँ यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो फिर हल्का सा रोना, उसके बाद रोना नहीं, हंसना बोलना नॉर्मल, इलाज करा रही थी। वो कहती मेरा कॉन्फिडेंस हाफ। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि फिर उस तकलीफ़ से वो तकलीफ़ नहीं हुई, उस तरह ना वो चिल्लाई। लेकिन मैं ये बोलूँगी आप बहुत एक मजबूत इंसान है। मैं बहुत मासूम सा अपने आप को इतना मजबूत नहीं समझता था, लेकिन हादसे जब हुए किसी भी मरहले पे अपने आप पे कंट्रोल करता हूँ मैं। ओके जी, इन चीजों पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। और जिस तरीके से आप लोग को पता है आज की गुफ्तगू बहुत गहरी है। कॉमेडियंस हंसाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या हो रहा होता है लोगों को पता नहीं होता। और मैं बोलती हूँ रोना शो में क्या हाल हो रहा होता है ये भी लोगों को नहीं पता। बार बार मेरा दिल वो गाने को चाह रहा है, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। हाँ भाई 21mm शो है तो जी ओके जी, दैट इज ग्रेट। हम आपके साथ एक सेगमेंट खेलते हैं, उसका नाम है मुड़ मुड़ के ना देख। यहाँ एक तस्वीर आएगी आपको, वो आपकी आंखें बंद करनी होगी, यू विल हैव टू वेयर दैट। और दूसरी बात, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको हिंट दूंगी, ठीक है? जी जी। सो आर यू रेडी? ये लगाते किस साइड? आप कोई भी साइड लगा दे, चश्मा तो उतार दे। ये थैंक यू। ओके जी, एंड 3 2 1 एंड मुड़ मुड़ के ना देख। पहली तस्वीर में क्या है? आय हाय, ये अभी बहुत इस्तेमाल हुई है। आपके पास है, काफी लोगों के पास है। लड़कियां भी रखती है शौक से, लेकिन लड़कों का बड़ा शौक है। ये मोबाइल ही हो सकता है और क्या? नहीं, पहनते हैं। हाँ, ये आपको, इंसान को गर्म रखता है। बाइक पर बहुत लोग पहनते हैं। वो क्या बोलते हैं, ओडी? जहाँ हाथ जाते हैं हाँ। और आगे से जिप होता है। ये चंद के ऊपर होता है, कुछ के ऊपर नहीं होता। ये क्या बोलते हैं, ओडी? हुडी नहीं है। हुडी, लेकिन करीब है आप। अलग अलग रंग का होता है। पहनने की चीज है। लेदर के काफी होते हैं। जैकेट? यस, जैकेट। वाओ, वेरी नाइस। नेक्स्ट, लेजेंड। ये एक शख्सियत है, बहुत मशहूर और बहुत ही हर इंसान के दिल को छूने वाली शख्सियत है। अब वो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन
इनके जैसा कॉमेडी आई बिलीव ना पाकिस्तान वन एंड India. ओनली उमर शरीफ। वाह 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 वाह, एब्सोल्युटली राइट, यस उमर शरीफ तो कॉमेडी की नई जहत, नया स्टाइल देने वाले अवामी कॉमेडियन थे। लास्ट ओके, ये बारिशों में बड़ा होता है और वॉशरूम्स में भी होता है। बारिशों में, ये कराची में तो कीचड़ ज्यादा होती है। नहीं नहीं, ये बारिशों में बड़ा इस्तेमाल होता है बारिशों में तो और हर वॉशरूम में होता है, और कुछ माएँ तो बच्चों पर धड़म धड़म भी ये इस्तेमाल करती हैं। बारिशों में वॉशरूम में बारिश का क्या काम? ये चीज है, वॉशरूम में भी होती है लेकिन बारिशों में बड़ा इस्तेमाल होता है ये। स्लीपिंग चप्पल? नहीं 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 नहीं, क्या क्यों होती है? रोजाना लोग इस्तेमाल नहीं करते? नहीं साबुन होता होगा। नहीं, अच्छा, माएँ गुस्से में भी इस्तेमाल करती हैं। गुस्से बच्चों में पर। भी? हाँ। कपड़ा धोने वाला डंडा? नहीं, करीब है, उसके पास डंडा है उसमें। अच्छा, इसके अंदर ही डंडा होता है। हाँ। तब होता होगा। आप इसको थोड़ा आगे करो तो जमीन साफ होती है। उसको क्या बोलते हैं, मुझे डस्टिंग डंडा, वाइपर। वाइपर। यस, थैंक यू सो मच। हाँ जी, चलिए जी, अब आप अपनी नजरें दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को। आपने अंधेरे में जो पूछा है हाँ, तो 70% तो सही है। यस, एब्सोल्युटली राइट। आप बताएं, आप जॉन एलिया और इन लोग की भी आप पैरोडी करते हैं और चीजें करते हैं? नहीं, जॉन एलिया वो मैंने ड्रामा किया है, फेस्टिवल था ना आर्ट्स काउंसिल में, तो वो तो आप थोड़ा बहुत करके दिखा सकते हैं। हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने उसमें 4 कैरेक्टर किए, 5वां रियल था मैंने जैसा बताया। तो उसमें जॉन एलिया, राहत इंदौरी की मैंने पैरोडी की, उनका पूरा कैरेक्टर किया, उनका गेटअप किया, और फिर वो शायरी भी की, शायरी की पैरोडी। जॉन एलिया का तो मुझे उस शेर पे बड़ा फ़ख्र है कि करंट हालात में, क्योंकि ये सोशल मीडिया आने के बाद ये मैसेजिंग जो चल गई है, हाँ। रोमन में चल गई है। Yeah. अच्छा, रोमन भी पूरी नहीं, शॉर्ट रोमन। ओके। तो उसके लिए मैंने जॉन एलिया के हवाले से एक शेर है बड़ा मशहूर है कि भाई तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो उस पर कहा मैंने कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? और OMG, HRY, LOL, TC, ये सब क्या है? तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती? तो ये जॉन एलिया का बड़ा शेर भी पसंद किया गया और स्टाइल भी, बड़े वायरल हो रहे हैं क्लिप। और राहत इंदौरी की तो एक गज़ल की मैंने पैरोडी की थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उनकी बड़ी मशहूर शायरी है। और एक ये वो है कि किसने दस्तक दी है दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, उसकी मैंने पैरोडी की थी। किसने दस्तक दी है घर पर कौन है, किसने दस्तक दी है घर पर कौन है, शौहर तो बाहर है अंदर कौन है। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा लिखते हैं और बहुत अलग लिखते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बहुत इट्स वेरी क्लासिक, मतलब क्लासिक पोएट्री, और ये बहुत है हमारे आपके आइडियल सोच जो में। थे ना, मेरे मोइन अख्तर भाई और उमर शरीफ भाई, फिर इस्माइल तारा, और फिर तनवीर खान एक कॉमेडियन होते थे, तो हमारी जो कॉमेडी की बेस थी ना वो बड़ी मजबूत हुई। तो फिर एजुकेशन असल में बुनियादी किरदार अदा करती है। हमारे कॉमेडियन पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि मैंने अभी तो आर्ट्स काउंसिल में ड्रामे वामे होते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पाबंदी लगाई जाए कि कम से कम मैट्रिक पास तो हो बंदा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि मैंने बैकग्राउंड भी मजबूत है, तालीम भी हासिल की। और फिर मैं आपको बताऊं, मैं इलेक्ट्रिकल, आप इंजीनियर कह लें मुझे, मैंने इलेक्ट्रिकल वायरिंग करता था मैं मुख्तलिफ फ्लैटों में, घरों में, बंगलों में, फैक्ट्रियों में, वो कॉन्ट्रैक्टर था। और ये इलेक्ट्रिशियन बनते बनते फिर फनकारी का भी शौक़ था, तो मैं उस दौरान वो कन्वर्ट होता रहा, सीखता रहा। फिर उमर भाई से मुलाकात हुई, फिर
शोबिज तो में आप प्रोफेशन बताएं, में। आपको किसी ने मौका नहीं दिया कि जैसे बहुत सारे शोज हुए हैं, बुलबुले और बहुत सारे, आप इन ड्रामों का हिस्सा क्यों नहीं बने? असल में बेशुमार लोग, मैं आपको मैं बताऊं, देखती हूँ कॉमेडी बहुत सारे निजी चैनल्स पर होती है ऑफ कोर्स, टीवी पे मसला लेकिन ये वो कॉमेडियंस को नहीं लेते हैं, व्हाई? पता नहीं क्यों, उनको पता है ये तो कॉमेडी कर लेंगे। हम्म। हाँ, वो जिस तरह की कॉमेडी डरते हैं क्या है, हालांकि कॉमेडी कॉमेडियन से करानी चाहिए, लेकिन जितने भी शोज देख लें टीवी के ड्रामे और इस टाइप के, तो वो सब कॉमेडियन, क्योंकि उमर शरीफ और सलीम आफरीदी या मोइन अख्तर या शकील सिद्दीकी की मकबूलियत जिस हवाले से है, हाँ। हर कोई एक तो मकबूल होना चाहता है कि उस हवाले से तो कॉमेडी खुद ही कर लेते हैं, राइटर ने लिखना होता है, बाकी काम कुछ हल्का फुल्का करके। अब मोमो को मैं कहता हूँ कि जादूगरनी है। Yes, she is no doubt. हिना आपा is brilliant. ऐसी खातून आर्टिस्ट ही नहीं देखी गई जिन्होंने, या शायद मेल में मैं हूँ जिसने अभी एक ड्रामे में 5 रोल किए, तो वो औरत बास कैरेक्टर में मैं पहचान ही नहीं सका उनको कि ये हिना दिल पदीर ही हैं। तो कुछ हैं बेसिकली, जेबा शनाज होती थी हमारे यहाँ, और भी जो कॉमेडी को समझती हैं और लोग कर रहे हैं, लेकिन टेलीविज़न पे पता नहीं क्यों कॉमेडियंस को नहीं लेते। हालांकि लेकिन हमारा कॉमेडियंस का भी तासुर ऐसा ही है कि उन्होंने थिएटर पे कॉमेडी कर ली, जो कर ली, टीवी के एंगल से वो नवाकिफ हैं नवाकिफ हैं। तो लेकिन अल्लाह का करम है, मुझ में है वो, लेकिन क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं लेते, मैं करता भी हूँ। और फिर मैं कॉमेडी करना भी नहीं चाहता। मैं अभी 2 संजीदा सीरियल किए हैं, बड़े टिपिकल किस्म के, और अभी एक हॉस्टल चला था मेरा, उसमें कॉमेडी करते करते लाइट कॉमेडी से फिर जनाब संजीदगी की तरफ आ जाता रहा हूँ। इसी तरह एक और किया था, अभी पीटीवी पे मैं कर रहा हूँ। तो लोग मौका भी देते हैं, आते हैं, लेकिन हम खुद तवज्जो नहीं देते, तो वो ज़ाहिर है हमारे पास तो जो काम आ जाता है तो वो करते हैं। और इत्तेफाक ये है कि मेरा संजीदा काम मकबूल नहीं हुआ, वरना बहुत काम होता, मैंने बाकायदा रुलाया भी है लोगों को। ओके, दैट्स वेरी नाइस। इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें आप कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम गुफ्तगू से अभी हम रुकेंगे नहीं, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। And yes, there's always love in the air. इस साल काफी माशाल्लाह लोगों की शादियां हुई है। कुबरा, गौहर, उन लोग की शादी हुई है। आमिद अली अकबर, उसकी भी शादी हो रही है। अनमोल बलोच, वो भी शादी कर रही है। कुबरा और गौहर की जो शादी थी, once again मुबारक हो कुबरा एंड गौहर, बट इट वाज वेरी वेरी लाइक इंटेंस, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि वो शादियां किन किन की हो रही है। लोग ऐਵੇਂ तुक्के मार रहे थे, इनकी शादी हुई है, उनकी शादी हुई है, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है तकरीबन सबकी हो गई है। ये सबकी। एंड हाँ, मावरा और अमीर गिलानी, उनकी भी इसमें हुई है। लड़की हाँ। का कुंवारी रहना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? रिश्ते बहुत आते हैं ना, तो अच्छी बात है ना। रिक्शे वाले भी रिश्ते लेकर आ जाते हैं। नहीं, रिक्शे वाले क्यों आ रहे हैं रिश्ते लेने? खैर कोई बात नहीं। तो इतनी सारी शादियों में मुझे लगता है लव इज इन द एयर बड़ा अच्छा लगता है, कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशियाँ। आई थिंक जब लोग खुश होते अच्छा माहौल लगता है। क्या आप इंस्टाग्राम खोलो, आपको बस मोहब्बत और प्यारी प्यारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन शोबिस की शादियां या लव मैरिज के हवाले से वो शेर पे अमल करें तो बहुत अच्छी चीज है। बताएं। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। या आई बिलीव हर शादी में ये होना चाहिए, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। अभी एक आपने लव मैरिज की है, और मैंने ये देखा है, मैंने बहुत सारे अपने जानने वालों में भी, कि आपने एक लव मैरिज की, अगर मोहब्बत हो ही गई थी और कुछ सालों बाद या 2 बच्चों के बाद औरत का हुलिया बिगड़ गया है, तो आपकी वो मोहब्बत कहाँ गई? आपने सेकंड मैरिज कर ली, और फिर वो जो घर में बीवी बचिया बन के घूम रही है, वो उसका दर्द ही महसूस नहीं कर रहा है, आपने दूसरी से कर ली, दूसरी से तीसरी। तो मैंने ये लव मैरिज वालों का तावीज़ गंडे करके जिन्होंने शादी की हुई होती है ना, हमारे शोबिस के भी बेशुमार लोग हैं, उनका अचर यही देखा है कि भाई अगर मोहब्बत थी, हमें तो मोहब्बत नहीं थी पहली बीवी से भी, तो हमने निभा के दिखाया, दूसरी बीवी से भी मोहब्बत बाद में की,
और अब तो मोहब्बत लोगों ने, दुनिया ने मेरे शो में देख भी ली। तो एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना वही बात है, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छी बात है। आप पता है कोई एक ऐसा शख्स जो टेलीविजन पर बहुत पाकीज़ा दिखता है, लेकिन आपने बोला ये इंसान कैसा है? कोई एक ऐसा शख्स जिस पर आप टकरे? बेशुमार शख्सियात हैं, मैं किसी के नाम नहीं ले सकता, बल्कि अक्सर अब जब बेपनाह शौहरत और इज्जत मिल जाए ना किसी को, तो मेरी माँ की, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, कि मेरी माँ एक दफ़ा हम तो अपनी गाड़ियों में सफ़र करती थी वो, लेकिन एक दफ़ा वो ताया के यहाँ गई हुई थी, उनका घर स्टॉप के नज़दीक था। W11 एक वैगन जिस पर मैंने कैसेट बनाई थी, तो उसके आखिरी स्टॉप पे अल्लाह वाली पे हम रहते थे। तो वो ताया वालों ने वालदा को, क्योंकि रक्शे में अकेला भेज नहीं सकते थे, गाड़ी कन्वेंस अकेले जाना पर, तो वैगन में बिठा दिया कि इस स्टॉप से बैठेंगे, अपने स्टॉप पे उतार लेना। वहीं सामने हमारा भी घर था। तो उन्होंने पहली दफ़ा मेरी कैसेट सुनी, ऑडियो कैसेट, वो वैगन में बज रही है, लोग अपना स्टॉप भूल रहे हैं, हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो घर आके घर वालों से कहने लगी, बहनों से, कि इसकी इज्जत किया करो, वैगन में तो देखो लोग पागल हुए थे, मैंने देखा है। तो मेरी माँ को मैंने फिर बड़ा प्यार किया और मैंने उनकी गोद में सर रख के बोला कि माँ मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, अरबों रुपए कमाना चाहता हूँ। कहते बेटा मैं इसकी दुआ नहीं दूँगी। गरीब मिडिल क्लासी के पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए ना, तो फिर वो सुकून में नहीं रहता। बेटा बस इज्जत से खाओ, कमाओ, खुशहाल रहो, इतना काफ़ी है। नंबर 1 के चक्कर में, बहुत ज़्यादा दौलत के चक्कर में इंसान बिगड़। फिर मुझे पता चला कि मैं भी शैतानी टाइप हूँ। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं भी कोई बिगड़ा हुआ इंसान होता। तो बस लिमिट में होना चाहिए। आपको ऐसे क्यों लगता है कि अगर किसी के पास पैसा आ जाए वो बिगड़ जाता है? आपको नहीं लगता? किसी ने मुझे भी एक बात बोली थी, इंसान का असली रूप तब आता है जब उसके पास पैसा होता है। दौलत और इख्तियार मिलने के बाद आदमी का पता लगता है। और जरूरी नहीं है कि लोग बुरे भी हो जाते, कुछ ऐसे भी होते हैं बेशुमार लोग अच्छे, दरिया दिल, वो किसी को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उसका मसले को अपना मसला बनाकर सोट करेंगे। बेशुमार लोग, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एकदम से दौलत, एकदम से शौहरत, एकदम, मैंने बहुत सारे लोगों का बड़ा हशर देखा है। और तो इसीलिए जिंदगी में कोई एक कहानी बताए जो आपने देखी और आपने बोला ये क्यों और कैसे? देखिए, अब मैं किसी एक कहानी बता के, कुछ शख्सियात हमारे यहाँ इंतकाल कर गई हैं और उनको देखा है मैंने, उनका आखिरत भी देखी है, आखिरी दिन भी देखे हैं, किस तरह किन हालात में किस लोग पहचान जाएंगे कि अपने दौर में जब दौलत और शौहरत की मकबूलियत पे थे तो उन्होंने कोई इंसानियत की इतनी कोई ख़ास परवाह नहीं की। बज़ाहिर तो बड़े दीदा दिल फरशरा किए हुए लोग, लेकिन मैं जानता हूँ उनमें बुनियादी खामियाँ भी थीं, स्क्रीन से बाहर क्या थे, लेकिन फिर उनका असर अच्छा नहीं देखा कि वो। तो इस हवाले से अब जो ज़िंदा लोग हैं या जो मर गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बेपनाह उनको आला मुकाम दे। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती। जो भी हैं वो उनको समझ जाना चाहिए और पिछली शख्सियात को देखकर पिछली तारीख़ पर नज़र डालें, अपने आप पे नज़र डालें। आज मैं जो कुछ बैठा हूँ, अल्लाह के करम से मैंने सादगी से माँ के कहने पे अमल करते हुए आज मेरा घर भी आइडियल घर है, मेरी बच्चियाँ भी आइडियल घरों में गई हैं और जनाब वो सेहत और खुशहाली के साथ सब ठीक है। मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं आज भी वर्क करता हूँ, घर के सारे डिज़ाइनिंग मैंने की है, घर में मजदूरी हो, पंखे लगाना, अभी AC DC पंखे मैंने खुद लगाए घर में। तो नॉर्मल रह के चलना चाहिए, औकात नहीं भूलना चाहिए। मेरी माँ ने कहा था और मैं उसी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की तरफ बस हल्का। ओके जी, चले दैट इज गुड। आप बताएं, आप ये कौन सी गुंगा और बेरी की कहानी के बारे में बता रहे थे? थोड़ा सा आप इधर थोड़े लफ्जों में बता दें। अभी देखिए वक्त कम में मुकाबला सख्त ये है। मैं उन दिनों की कहानी है जब ये उन दिनों की थी। मेरी वालदा चांद रात को इंतकाल हुआ, ईद वाले दिन उनके दफनाया और उससे अगले दिन सोया मैं और रात को आर्टिस्ट आया मेरे पीछे लग गया। मैंने कहा एक ही मैं सीन करूँगा लाला के साथ। फिर वो सीन चारों तरफ खिड़कियों से या दरवाज़ों से आर्टिस्ट भी देखते थे, हर शो देखते थे। एक गांव में एक गूंगा लड़का रहता है, उसे पड़ोस के गांव की बहरी लड़की से हो जाता है। गूंगे और बहरी में बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बेइंतहा इश्क, इतना इश्क कि गूंगा जब भी गाना गाता बहरी उसे सुन के दौड़ी चली आती। गूंगे की
आवाज में इतना दर्द था कि बैरी के उसे सुनकर आंसू निकल जाते हैं। अच्छा, बैरी का एक चचा अंधा होता है, वो इन दोनों को गांव में खेतों में देख लेता है। जैसे ही अंधा वो देखता है कि उस बैरी भतीजे और गूंगा इश्क फरमा रहा है खेतों में, वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है बैरी के माजूर बाप की तरफ। बाप माजूर है, ट्रेन के हादसे में आधी आधी टांगे कटी हैं, घर के दरवाजे के बाहर व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। माजूर बाप जब अपने बच्चे का ये किस्सा सुनता है, गुस्से में खड़ा हो जाता है, घर के अंदर दौड़ता हुआ जाता है, घर से साइकिल निकाल के लाता है, बाहर आके मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, लड़के और लड़की के पास खेतों में ले जाके घोड़े को रोकता है, कार से उतरता है, सुजुकी का दरवाजा बंद करता है। माजूर बाप की आंखों में खून उतरा हुआ, उधर भैरी खड़ी, उधर गूंगा, गुस्से में जेब से खंजर निकालता है, फायर करता है। जैसे फायर करता है, पिस्टल में से तीर निकलता है, लड़का और लड़की खड़े हैं, तीर सीधा खुसरे के सीने में। वो से ले जाता बादशाह की तरफ। बादशाह अपने पान के खोखे पे चूना लगा रहा है, जिस तरह मैंने ये कहानी सुना के चूना लगाया। Wow, this was a very unpredictable कहानी. It was very, मुझे समझ में नहीं, it was very nice. जी जी, ये filled with turns. ये मैंने ये एक अजूबे की तरह है, मेरा आइटम था, और इसको बच्चे से लेके बुजुर्ग, मैंने पहले कैसेट में किया, फिर रऊफ लाला के साथ थिएटर में किया, और फिर उमर भाई के साथ जब की ये कहानी, तो ये इंतहाई वायरल हुई और आज तक वायरल होती रही है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जब भी लोग सुनते हैं एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो मेरा प्रोड्यूसर पीछे लगा हुआ है, लाला, शकील, हम सब ये सब ड्रामा कर रहे हैं, सारे आर्टिस्ट एक साथ हैं, वो चाह रहे हैं तुम भी आओ। तो मैंने कहा इतने आर्टिस्ट हैं और तुम कहना भले एक एंट्री करो, तो मैंने कहा फिर एक एंट्री इसी स्टोरी को फिर मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ, जो अब मैं इंशाल्लाह ईद के थिएटर प्ले में करूँगा। Okay. तो फिर वो भी इंशाल्लाह। That is very nice. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए और चार चांद लगाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे, एंड आई लव योर कॉमेडी। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, मैसिव रिस्पेक्ट। हर इंसान के पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती है, अवाम फेल करती है देखने के लिए कि आर्टिस्ट कभी कभी बहुत ही एक मुश्किल रोड से गुजर रहा होता है, लेकिन वो अपनी मुश्किलात नहीं बता सकता। बात दरअसल ये कि हमने रास्ता ही मुश्किल चुना है ना, कॉमेडी दुनिया का मुश्किल काम, और फिर पीछे लाइफ मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये सब अल्लाह के करम से मेरे ख़ानदान में आईजी, डीआईजी और कर्नल, मेजर, जनरल, क्योंकि मेरे बाप दादा फौज और पुलिस में रहे, अबू भी पुलिस में रहे, तो ये सब था। लेकिन मैं तो बड़ा उन मुश्किलात से निकल के किस तरह इस शोबिज़ में लाइन में आया हूँ। मैंने काम सीखा, वर्क करता था, पैसे कमा के घर को देता था, ये शौक़ भी पूरा करता था। लेकिन जब आपकी नीयत सच्ची हो, लगन सच्ची हो, उमर शरीफ उस दरमियान में मिल गए, उनका एक फैमिली मेम्बर बन गया मैं। मोइन भाई से हमारी अलहदा अजीज़दारी अब बन चुकी है, उनकी फैमिली। मोइन भाई के इंतकाल पे मैं बहुत रोया था कि यार इस शख्स के साथ उतना यूरोप टूर किया था, उतना काम नहीं कर सका मैं, ज़्यादा काम उमर भाई के साथ किया। तो ये सब मेहनत से, आपकी नीयत लगन सच्ची हो तो सब कुछ हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी क्रिएशन जारी है, और अल्लाह करे आगे भी जारी रहे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड यस, पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। रमज़ान आने वाला है, क्या आप लोग तैयार है? क्योंकि ये महीना बहुत ही बरकत से होता है, एंड एट द सेम टाइम आई बिलीव अगर फैमिली में कोई गिले शिकवे और कुछ नाराज़गी चल रही है, तो इन चीज़ों को छोड़ दो और आराम से, एक होता है कि अगर कोई इंसान गलत है या नहीं, आप अपनी तौर से उसको माफ़ कर दे और आप माफ़ी मांग ले, वही बेहतर होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी कामयाबी है इंसान के लिए आखिरत में भी कि दरगुदर से काम ले, माफ़ी दे दे आम आदमी। आजकल के दौर पर माफ़ी बहुत ईगो से जुड़ी हुई है। मेरे से छोटे इंसान गलत होगा, लेकिन ईगो की वजह से वो माफ़ी नहीं मांगेगा। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे तो ठेले वाले गाड़ी लग गई, ये लग गई, मैं फौरन माफी मांग लेता हूं। आपको पता है तलाक भी इसी वजह से ज्यादातर हुई है, क्योंकि एक कपल में वो एक होता है ये माफी मांगे पहले, मैं नहीं, और वो करते करते वो जो प्यार करने वाले होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। नहीं, माफी मांगने से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।